अटेंडेंस बहुत कम है, आप कहाँ चले गए हैं? हेलो, सारे लोग, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरी स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. अटेंडेंस आप लोगों की आज बहुत कम है, बाकी लोग गायब हो गए क्या? कहाँ चले गए? या मतलब थक गए एकदम क्लास कंटिन्यू करते करते? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अटेंडेंस कम शॉर्ट रहेगी तो आप लोगों को ही दिक्कत होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। और अगर आप लोगों को बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम भी आएंगी इस तरह से कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। चलिए, आज हमें पढ़ना था, कल हमने आप लोगों को फीचर्स ऑफ जीएसटी एक्सप्लेन कर दिया था। आज आप लोगों को एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी पढ़ाना था। बट कल दो क्वेरी थे मेरे पास, दो स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेरी किया था। एक ने तो हमसे परसों ही किया था, सॉरी फॉर डिले उनके लिए कि मैंने कल नहीं बता पाया उनकी क्वेरी का। बट एक किसी ने पूछा था कि सर अगर जीएसटी को ह्यूमन मतलब अल्कोहल को ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उसको जीएसटी के रिजिम से बाहर रखा गया है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है जीएसटी अल्कोहल से ना? इज सी प्रेजेंट टुडे जिसने कल ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे? यस सर, प्रेजेंट। एम आई ऑडिबल? हाँ, इसी प्रेजेंट टुडे जो जिन्होंने हमसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर Yes. जीएसटी पे, अगर जीएसटी अल्कोहल पे नहीं है तो जीएसटी से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है टैक्स के बेसिस पे? आइए। यस सर, प्रेजेंट। चलिए, स्क्रीन इज विजिबल ना एवरीबॉडी? स्क्रीन इज विजिबल। जनरेट और लिक्विड प्रोडक्ट, मतलब लिक्विड जो आपका इन लोगों का होता है उससे कैसे इनको जनरेट किया जाता है। चलिए, लिखा है टैक्सेशन ऑफ लिक्विड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन इज विजिबल एंड वॉइस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ, चलिए आइए। तो देखिए, कल इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर आपका अगर पे जीएसटी रिजिम के अंदर नहीं रखा गया है, रिजिम मीन्स एरिया होता है, ठीक है? अगर जीएसटी एरिया के अंदर हमने लिक्विड प्रोडक्ट को नहीं रखा है, उसको हटा दिया है, तो कैसे जीएसटी हमारा वो टैक्स कैसे कलेक्ट होता है गवर्नमेंट का? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि देखिए लिखा है दैट 29 states along with the 7 union territories in India have adopted different approaches when it comes to taxing and regulating liquor. For instance, the state of Gujarat has entirely banned tax trade and consumption of liquor since 1961. आपको पता है कि बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे स्टेट्स हैं जो लिक्विड प्रोडक्ट को बैंड कर दिया है। लाइक आपने बिहार में भी सुना होगा कि लिक्विड वगैरह क्या है, बैंड है वहां की। और आपने गुजरात में भी पढ़ा कि 1961 से ही लिक्विड को क्या किया गया है, बैंड किया गया है। तो अब बताइए, हमारा जो जीएसटी है वो नेशन बेस्ड टैक्स है एक तरह से, कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेम मतलब टैक्स रेट रहेगा। जो भी हम जीएसटी किसी भी प्रोडक्ट पे लगाएंगे वो सेम टैक्स रेट रहेगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लेकिन जब आप लोगों ने लास्ट मतलब बिफोर जीएसटी आप लोगों ने वैट के बारे में पढ़ा था, तो वैट आपको पता है कि वैट जो होता है वो स्टेट टू स्टेट क्या करता था, डिफर करता था। क्योंकि वैट को हम स्टेट बेस्ड टैक्स मानते थे, हर स्टेट का अपना अपना होता था। लेकिन जो जीएसटी है वो नेशन बेस्ड टैक्स है, जिसपे हर नेशन पे सेम रेट से जीएसटी चार्ज की जाती है। तो हमारी बहुत सारी कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हमने लिक्विड प्रोडक्ट को बैंड कर दिया है। और जब लिक्विड प्रोडक्ट को बैंड कर दिया है मीन्स वहाँ पे जीएसटी की रेवेन्यू क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी फ्रॉम लिक्विड प्रोडक्ट। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मतलब
कन्वर्सेशन हुआ, एक तरह से डिबेट्स हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें ये डिसीजन निकला कि जो लिक्विड प्रोडक्ट है उस पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे, लेकिन कौन सा टैक्स रखे रहेंगे हम, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, सॉरी एक्साइज ड्यूटी थोड़ा कट गया, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, ठीक है। मतलब आपका जो लिक्विड प्रोडक्ट है उस पे टैक्स है, बट वो क्या है, उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है और वैट लगता है। मतलब जिस स्टेट में बिकेगा वो लिक्विड प्रोडक्ट, उस स्टेट की गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पे वैट उस अकॉर्डिंग, अपने रेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जीएसटी हमारा जो लिक्विड से जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू वो कैसे जनरेट हो रही है। मींस टैक्स कंप्लीटली हटा नहीं है, बस जीएसटी उस पे नहीं रखा गया है। मतलब जीएसटी के प्रीव्यू के अंदर हमने लिक्विड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को नहीं रखा है, वो क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया है। और उसके लिए आपको क्या किया गया है, उस पे जो स्टेट उसको बेचेगा वो, या जो स्टेट उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होगा उस पे उसका एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाएगा, और जो उसका कंजम्पशन स्टेट होगा जहां कंज्यूम किया जाएगा उस स्टेट में उसका वैट चार्ज किया जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? sir. Who asked me Yes, about sir. that? What's your good name? Sir, Aradhya Mishra. What's your good name? Sir, Aradhya Mishra. Is it clear now? Aradhya? हाँ, is it clear to you Yes, sir. and everybody? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. कि आप लोगों का जब आपको पता चल गया कि हाँ अब लिक्विड पे आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेरी कि सर जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है, ठीक है। इसी प्रेजेंट टुडे जिसने कल हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द जीएसटी कंपनसेशन सेस? यस सर। ओके, आइए अब देखिए हम आपको दिखाते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। Actually you are not presenting here, that's why I have to take the means I have to take, मुझे आपको ये ऑनलाइन बेसिस पे समझाना पड़ेगा, ठीक है। Take the benefit of the internet, that's why I open the Google like GST compensation says. Look at this. Goods and service tax lodged in India on 1st July 2017 is a comprehensive indirect tax for the entire country. GST charge at the time of supply and depends on the destination for consumption. आपको पता है कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ना कि ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स। आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, जैसे लाइक तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया। प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा, और यहाँ के प्रोडक्शन चीजें क्या होती हैं, अदर स्टेट्स में जाते हैं और कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो जी कंपनसेशन सेस क्या है कि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया तो बहुत, ये जीएसटी एक तरह से सप्लाई बेस्ड था, और साथ ही साथ क्या था, यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड इस पे टैक्स चार्ज किए जाते थे। ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स को खत्म कर दिया गया, जीएसटी ने ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स को खत्म कर दिया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग या एक तरह से कह सकते हैं प्रोडक्शन स्टेट्स थे जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता था, उनको रेवेन्यू लॉस होने लगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको वहाँ पे उस स्टेट का जो टैक्स होता था, जो उस स्टेट की एक्साइज ड्यूटी होती थी, वो स्टेट कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा क्या हो गया, जीएसटी ने बोला कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेंगे, मतलब जहाँ पे हमारा गुड्स जाएगा वहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट, उस स्टेट्स की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। तो स्टेट्स में ये क्या हुआ कि ये बोला गया, अगर इस तरह से अगर हम जीएसटी को लागू करेंगे तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, जो प्रोडक्शन स्टेट्स में आते हैं लिए एक नया सेस लाया गया, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन सेस। लिखा है कि फॉर इंस्टेंस इफ अ गुड्स इज मैन्युफैक्चर्ड इन द स्टेट ए बट consumed in the state B, then the revenue generated through GST collected is credited to the state of the consumption, that is state B.
एंड नॉट द स्टेट ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज स्टेट ए। मतलब अगर जीएसटी जो कलेक्ट किया जाएगा वो स्टेट बी में कलेक्ट किया जाएगा, न कि स्टेट ए में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जैसे ड्यू टू द कंजम्पशन बेस्ड नेचर ऑफ जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लाइक गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु feared a revenue loss। इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होने लगा। Thus the GST compensation cess or GST cess was introduced by the government to compensate for the possible revenue losses suffered by such manufacturing states। तो मैन्युफैक्चरिंग को जो लॉस हो रहा था, उसको जो लॉस सफर कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस लाया, या जीएसटी सेस भी इसको बोलते हैं, जो सेस विल लेवाइड ओनली फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। मतलब इसको क्या रखा गया, इसका एरिया भी डिसाइड किया गया, इसका एक टाइम लिमिट भी डिसाइड कर दिया गया। वो ला तो दिया गया है, आप ये कर ले तो कब तक कर सकते हैं, ओनली फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 1 जुलाई 2022 तक ही आप इसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी क्यों जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है? और आपको भी क्लियर है जिसने पूछा था? यस सर, यस सर। हाँ, और बाकी आप लोगों को डिटेल अगर इसके बारे में जानना है तो यू कैन गूगल इट एंड आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, आई होप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप यू कैन फ्रीली आस्क टू मी। ओके, देन आइए अब हम अपने क्वेरी के पॉइंट ऑफ व्यू को खत्म करते हैं। और कोई क्वेरी तो है नहीं, आज लास्ट में देखते हैं कि क्या क्वेरी रहेगा, देन नेक्स्ट डे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? सर, हाँ बोलिए। सर ये जो जीएसटी कंपनसेशन जैसे ये स्टेट गवर्नमेंट रखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये आपका क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ओके सर, ठीक है। जीएसटी कंपनी देखिए आपका दिया भी हुआ है जीएसटी कंपनसेशन से, जैसे पान मसाला के ऊपर 60% है, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको के ऊपर 65% है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हाउ जीएसटी कंपनी, देखिए लिखा है ना, द जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट टू द कंपनसेट फॉर द पॉसिबल रेवेन्यू लॉसेस। कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सब आपके बारे में यहाँ पे नीचे स्टेप बाय स्टेप इसका दिखा हुआ है। आप लोगों को अभी जीएसटी कंपनसेशन कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहे हैं, जब आएगा तो हम सिखाएंगे। अभी हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले जीएसटी के बारे में पढ़े। थोड़ी सी क्वेरी आप लोगों की अच्छी बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज रखना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्कर में कोर्स का नॉलेज न ले पाए तो फिर बाद में दिक्कत होगी ना एग्जाम, क्योंकि आपके कोर्स से आएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज से तो आएगा नहीं। तो आइए अपने कोर्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। आइए, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट है यूनिफाइड नेशन मार्केट। जीएसटी ने क्या किया, पहले जो हमारा मार्केट होता था वो यूनिफाइड नहीं था, मतलब सिमिलर नेचर का नहीं था, क्योंकि हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी, टैक्सेस को लगाती थी। तो कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए यूपी में 10 रुपए का मिल रहा है, तो मे भी हो सकता है पॉसिबल हो कि वो प्रोडक्ट आपका एमपी के अंदर ज्यादा का मिले, हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर और ज्यादा का मिले, हो सकता है दिल्ली के अंदर वो और वैल्यू का हो। मतलब हर स्टेट्स में एक ही सेम प्रोडक्ट होता था, बट उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, डिफर हो जाती थी। क्यों डिफर हो जाती थी? क्योंकि वहां पे क्या होता था, उनके टैक्स रेट का स्ट्रक्चर्स क्या होता था, अलग अलग होता था। और जब टैक्स रेट अलग अलग होते थे स्टेट्स के, तो उनके वहां की प्राइस प्रोडक्ट भी क्या हो जाता था, अलग अलग हो जाते थे। तो यहाँ पे जीएसटी आने से क्या हुआ, हमारा जो मार्केट, हमारा एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि हमारा यूनिफाइड नेशन मार्केट हो गया। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट बिकेंगे उस पर जीएसटी का ही रेट ही चार्ज होगा। और ऐसा नहीं है कि यूपी के अंदर अगर उस प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी हम चार्ज करते हैं तो एमपी के अंदर उस पर 12% हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 5% अगर यूपी के अंदर है तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं या जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, आप वहां पे भी 5% का जीएसटी चार्ज करेंगे। तो इस वजह से हमारा जो नेशन मार्केट हो गया पूरी तरीके का, वो क्या हो गया, यूनिफाइड नेचर का हो गया। नेक्स्ट क्या है,
बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बूस्ट मतलब क्या होता है? बढ़ाना। बूस्ट, बूस्ट आता था पहले, आप लोग पीते होंगे, दूध में मिला के पिया जाता था। अब कॉम्प्लान आ गया और हॉर्लिक्स भी आ गया। तो बूस्ट पहले आता था, हम लोग जब छोटे थे तो बूस्ट वाला बैट देता था, तो हम लोगों को पता नहीं होता था कि बूस्ट कैसा है कैसा नहीं, बस बैट खरीदने, बैट मिलता था उसके साथ, इस वजह से हम लोग बूस्ट खरीदते थे। हाँ, बाकी हॉर्लिक्स कॉम्प्लान नाम भी नहीं सुनते थे, बस हमको चाहिए तो बूस्ट ही चाहिए क्योंकि बैट मिलेगा उसके साथ। हाँ, और पहले क्या होता था ना कि जब हम लोग छोटे थे, जिसके पास बैट ऐसे पहली बैटिंग वाला भी हो जाता था। तो बूस्ट मतलब क्या होता है? और ज्यादा बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब इससे क्या हुआ कि जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तरह के टैक्सेस हुआ करते थे पहले, तो अदर कंट्रियां इंडिया के अंदर से सामान खरीदना प्रेफर नहीं करती थी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता था। अब जब जीएसटी आ गया तो एक तरह से पूरी इंडिया यूनिफाइड हो गई टैक्स की बेसिस पे। और जब टैक्स के बेसिस पे यूनिफाइड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉम्पीट करने के लिए, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारा, जैसे अदर कंट्री में अगर जीएसटी है और हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी आने की वजह से प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंडिया बाहर की कंट्री में जीएसटी चल रहा है तो वहाँ की प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कम होगी, हाँ हमारे इंडिया के अंदर की प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होगा तो हम इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स रेट ही इतना हाई हो जाता है। हमारा कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो प्रोडक्ट की प्राइस इतनी हाई हो जाती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। अदर कंट्रियाँ जाती हैं और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, इम्पोर्ट करती हैं, बट हम कर नहीं पाते। तो ये क्या होता था, इससे फायदा क्या हुआ कि इससे हमारा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हम क्या हो पाए, स्टैंड कर पाए, अपने आप को बूस्ट कर पाए। तो दूसरा एडवांटेज हमारा होगा कि हमने बूस्ट किया अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है ये आपका लिखा हुआ है बॉयंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। बॉयंसी का मतलब होता है उछाल, उछाल। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी क्या हुआ, उछाल हुआ। जीएसटी आने की वजह से गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू क्या हुई, कहीं ना कहीं पे इंक्रीज होने लगी, क्योंकि एक तरह से देखिए कि पहले टैक्स इवेशन होता था। टैक्स इवेशन मतलब जानते हैं क्या होता है? टैक्स इवेशन का मतलब होता है, सर टैक्स की चोरी। हाँ टैक्स, तो टैक्स की चोरी। हाँ हाँ, ऑफलाइन चीजों में टैक्स की चोरियां ज्यादा हो जाती थी। अब जब से सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं, मतलब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब आप अपने टैक्स की चीज पॉसिबल का केस हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू, अब हर टैक्स पेयर अपने टैक्स को प्रॉपरली पे करेगा और टाइमली पे करेगा, तो इससे क्या होगा कि टैक्स की रेवेन्यू क्या बढ़ेगी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी क्या होगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी उछाल आने लगा। और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा बूस्टअप होने लगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जब हम बूस्टअप होने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि और ज्यादा हमारे टैक्सेस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे आपका एक तरह से टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, न्यूट्रल टू द बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस मॉडल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। मतलब हर जगह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, हमारे न्यूट्रल हो गए। मतलब एक तरह से हर जगह के जैसे अलग अलग तरह के अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी जीएसटी रिजीम की वजह से क्या होते थे, अलग अलग तरह से उनको कैलकुलेट करना पड़ता था। बस अब इसकी वजह से, जीएसटी आने की वजह से पूरी की पूरी तरीके से हमारा जो इंटरनेशनल, एक तरह से इंडिया की कंट्री की सारे कम ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे एक तरह से कह सकते हैं बिजनेस हैं, सारे प्रोसेस हैं, सब एक तरह का बना दिया गया है। तो हमारे इंडिया के अंदर एक तरह से न्यूट्रलिटी भी आ गई। मतलब जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में कुछ और तरीके से वैल्यू निकाला जाएगा और यूपी के अंदर कुछ और तरीके से। सभी जगह पे क्या हो गया, एक तरह से सेम प्रोसेस से हमें वैल्यूएशन करना है, सेम प्रोसेस से सारी चीजें करना है, तो एक तरह से न्यूट्रलिटी हो गई सभी बेस। नेक्स्ट आपका है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर जीरो रेटेड। ये तो आप लोगों को हमने पढ़ाया भी था
कि जो हमारा इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है वो हमने क्या मान लिया है, जीरो रेटेड मान लिया है। इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट होता था वो हमारा क्या होता था, जीरो रेटेड होता है। इससे बाद फायदा क्या हुआ कि हमारे एक तरह से एडवांटेजेस क्या हुआ कि अगर हम अपनी कंट्री से कोई भी चीज बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे हमको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी जब हमें पे नहीं करना है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से आप सोचिए कि अगर सप्लायर को जीएसटी नहीं पे करना है, हाँ, तो एक तरह से उसका जीएसटी का टैक्स बचेगा, और जब टैक्स बचेगा तो वो क्या करेगा, अपने प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को भी कम रखेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो इससे हमारी एक्सपोर्टेशन और क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को माल हमारे यहाँ के कंट्री से जो गुड्स हैं वो प्राइस कम पे मिलने लगेंगे और लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो एक तरह से जीएसटी आने से ये भी एक एडवांटेज हो गया कि हमारा जो एक्सपोर्ट पे जीएसटी था वो जीरो रेटेड कर दिया गया। इरेडिकेट करप्शन, इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या एक तरह से फिनिश कर देना का मतलब क्या हो गया, फिनिश, फिनिश करना या डिस्ट्रॉय करना या खत्म कर देना। मतलब एक तरह से हमारा करप्शन जो इंडिया के अंदर होता था, करप्शन कैसे खत्म हो गया, आप ही समझिए ना। आजकल टेक्नोलॉजी हमारा जो हो गया वो आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी, आईटी हो गया, मतलब एक तरह से पूरी जगहों पे आईटी यूज होने लगा। हम भी जो पढ़ रहे हैं, अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आईटी बेस्ड ही क्लास चल रही है ना, आपको पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके। तो एक तरह से देखिए हर जगह पे टेक्नोलॉजी आने लगी। अब मैनुअली जो काम किए जाते थे वो धीरे 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 खत्म होने लगे। अब कोई मैनुअली काम नहीं करता, अब कोई आपको नहीं पढ़ाता है कि चौक ले ले और उस पे ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाए। आप स्मार्ट क्लासेस में देखते हैं तो स्मार्ट क्लासेस में आपको क्या मिलता है कि लोग प्रोजेक्टर के थ्रू, डिजिटल पेन के थ्रू, जैसे आप लोगों को अभी पढ़ाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट क्लासेस, मतलब स्मार्ट क्लासेस की तरह ही पढ़ाया जा रहा है। उसी तरह जो हमारा मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी होता था, पहले आप वैट ऑफिस में जाते थे, वहां पे अपना टैक्स भरते थे, जमा करते थे, आपको चालान मिलता था, चालान जमा करते थे, ऐसे करके आप बहुत मतलब मैनुअली काम करते थे। अब सारी चीजें क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई तो ऑब्वियस सी बात है करप्शन का नाम ही खत्म हो गया, क्योंकि ऑनलाइन आप भरेंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अगर ऑनलाइन आप भरेंगे नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन में क्या हो गया, ऑनलाइन है तो ट्रांसपेरेंट भी हो गया, क्योंकि कोई भी चाहे तो देख सकता है ऑनलाइन है तो। ऐसा नहीं है कि अगर मैनुअल था तो आप दो लोगों में तीन लोगों में जिसमें बात होती थी वही जानता था, लेकिन ऑनलाइन में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आपने टैक्स अधिकारी से बात कर लिया, उसको थोड़ा करप्शन दे दिया, उसने क्या किया, जानबूझ के आपका टैक्स कम कर दिया। बट ऑनलाइन के केस में अगर उसने टैक्स कम किया भी है तो वो ऑनलाइन शो करने लगेगा ना, तो इसके बाद में उसको प्रॉब्लम होगी। तो एक तरह से हमारा करप्शन क्या हो गया, पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होने की कगार पे आ गया। देन क्या है, नो मैनुअल इंटरफेस, वही चीज हमने बताया, मैनुअल इंटरफेस खत्म हो गया। हमने बताया ना जीएसटी जाने की वजह से, जीएसटी इज बेस्ड ऑन आईटी विच विल improve the compliances as all return is to be filed online, input credit is to be verified online, increasing more paper trail of the transactions। मतलब सारी चीजें आपको क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। आप रिटर्न भी फाइल करेंगे तो ऑनलाइन फाइल करेंगे, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा तो आप ऑनलाइन ही आपको मिलेगा। जितना आप टैक्स क्रेडिट, जैसे टैक्स क्रेडिट कैसे माना जाएगा, सपोज ऐसे समझिए, एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए हम हैं, हमने किसी एक बी पर्सन को या आपको, सपोज आपको हमने क्या किया, गुड्स सेल किया, तो आपने क्या चीज किया, हमने गुड्स आपको सेल किया तो उस पर हमने जीएसटी कलेक्ट किया, और आपने गुड्स परचेस किया तो आपने उस पर जीएसटी हमें पे किया होगा। हमने कहा कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो उस पर जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, जिसकी हमको बाद में क्रेडिट मिल जाती है। आपने कुछ तो आपको क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। की टैक्स हमने आपसे लिया और अगर हम उसको गवर्नमेंट को नहीं पे करेंगे तो आप जब अपने इंडिया में आएगा कि हमने आपका टैक्स अभी तक आपको पे नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, वहां पे आपका एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन दिखता है पोर्टल के अंदर, वहां पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 0 दिखाने लगेगा।
और जब तक वहां पे 0 रहेगा तब तक क्या होगा कि आप उसका बेनिफिट भी नहीं ले सकते। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई कि हमने गवर्नमेंट को उतना टैक्स जमा किया, अगर तो आपका लॉस होगा और आप अपना लॉस होने नहीं देंगे। आप कहेंगे ना हमसे बार बार कि नहीं, हमने अगर आपको टैक्स जमा किया है तो हमको उतना का बेनिफिट चाहिए, तो आप जमा करिए और जैसे ही हम जमा यहाँ से करेंगे आपके पोर्टल पे वो दिखने लगेगा। हम जमा करेंगे लेकिन शो किसके पोर्टल पे करेगा? आपके पोर्टल पे करेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सब ऑनलाइन सिस्टम आने की वजह से ऑप्शन भी चीजों को क्या करते हैं, करंटली देखते हैं मैनुअल इंटरफेस कहीं क्या है। टैक्स पेयर फ्रेंडली, टैक्स पेयर फ्रेंडली क्यों हो गया कि एक तरह से जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी है। यहाँ पर आपको हर 5% का रेट है तो आप 5% के रेट से चार्ज करेंगे, 12% का रेट है तो आप 12% के रेट से चार्ज करेंगे। मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी अगर जिसको टैक्स के बारे में डीप नॉलेज नहीं भी है ना, तो वो भी एक अपना टैक्स का कैलकुलेशन कर सकता है। इसीलिए ये क्या हो गया, टैक्स पेयर के लिए फ्रेंडली हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि अलग अलग तरह से अलग अलग टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते थे, तो बहुत सारे जो नॉर्मल पर्सन है वो लोग क्या कर पाते थे, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है जिनको उतना डीप नॉलेज नहीं है इसके रिलेटेड, वो लोग अपने टैक्स की वैल्यूएशन ही नहीं कर पाते थे। बट अब क्या है कि अब लोगों के लिए जो नॉर्मल जानकारी रखते हैं कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स को वैल्यूएशन कर सकते हैं कि कितना टैक्स निकलेगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, टैक्स पेयर फ्रेंडली हो गया। ठीक है, रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब इसमें क्या था कि खत्म हो गया। और रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, ये सब जितनी भी चीजें हैं सब ऑनलाइन आपको दिखेंगे भी। मतलब आपका अकाउंटेंट या आपके जिससे करवा रहे हैं वो भी आपके साथ कोई भी करप्शन नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकता। और एक तरह से क्या हो गई, आपके लिए एक तरह से फ्रेंडली नेचर का हो गया, आप आसानी से इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, रिड्यूस इवेशन। इवेशन का मतलब हमने आप लोगों को बताया ही है, अभी आप लोगों ने ही पढ़ा है। इवेशन का मतलब क्या होता है, चोरी। टैक्स की चोरी। हाँ, टैक्स की चोरी। ठीक है, हाँ। तो हमारा देखिए, अब बताइए, सब चीजें ऑनलाइन हो गई। आपको बताया ना कि अगर आपने परचेस किया और हमने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप हमारे पर चढ़ जाएंगे एकदम कि हाँ अरे सर आप पैसा जमा नहीं किए सर, अरे सर जल्दी करिए सर, मेरा लास्ट डेट खत्म हुआ तो फिर समझ लीजिए हाँ अगले बार से आपसे सामान खरीदना बंद कर देंगे। हाँ, फिर इस तरह हो जाएगा। अगर हमारा जो नेशन होगा, जो एक बिजनेस रिलेशनशिप रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। और हम क्या सकते हैं, उसको चोरी भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम आपसे ले लिए और हम गवर्नमेंट को नहीं जमा किए, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को नहीं जमा करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं उसका बेनिफिट, और आपको नहीं मिलेगा तो आप हमारे ऊपर बाद में हमारे ऊपर केस भी कर सकते हैं कि हमने इनको टैक्स जमा किया बट इन्होंने जमा। इसी तरह अगर आप किसी पर्सन को परचेस करके हमसे सेल करते हैं तो उसका भी टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसके टैक्स को चोरी कर सकते हैं, क्योंकि अदर पर्सन के पोर्टल पे वो दिखने लगेगा कि आपने उसको जमा किया है कि नहीं। चोरियां होना जो होती सारी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से सारी टैक्स की चोरियां जो होना होगी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया टैक्स की चोरी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए इसमें टोटल तो आपके 20 पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया है। आप लोग खुद से भी पढ़िएगा। अगर आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सभी के पास बुक होंगे, कोई पर्सन ऐसा भी है जिसके पास अभी तक बुक नहीं है? यस सर, मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्यों बुक आप नहीं परचेज किए अभी तक? मतलब एनी अदर रीजन या कुछ और भी बात है, मतलब आप नहीं खरीदने रही हैं? अगर कुछ ऐसा है तो आप बता दीजिएगा हमें कि हाँ सर बुक का तो नहीं, तो आप जिरोक्स करा लीजिए, बिकॉज पढ़ना तो आप लोगों को बुक से ही है। हाँ, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए हम जितना पढ़ा देंगे वो रिवाइज तो करना होगा ना कहीं से, या उसको आप एग्जाम टाइम में देखेंगी तो ना, तो बुक्स तो चाहिए ही। या तो आप ले लीजिए या तो आप क्या करिए, किसी अपने फ्रेंड से लेकर जिरोक्स। हम ये नहीं कहें कि आप न्यू बुक ही खरीदेंगे तभी हम आपको पढ़ाएंगे।
आप जीरोक्स लेके आएंगे तभी हम आपको पढ़ाएंगे, आप नहीं भी लेके आएंगे तब भी हम आपको पढ़ाएंगे। बट आपके बेनिफिट के लिए हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास बुक रहेगी तो आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ हमसे क्रॉस क्वेरी भी करेंगे कि हाँ सर ये पॉइंट्स नहीं क्लियर हुआ तो ये बता दीजिए फिर, क्योंकि हम हर पॉइंट्स को क्लियर करने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा और ज्यादा रिलेवेंस पॉइंट भी नहीं है बहुत सारे, तो इसके लिए हमने उसको स्किप कर दिया। आइए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें आपका रिड्यूस इवेशन के पास बहुत सारे पॉइंट है। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर के ऊपर जो बर्डन होता था एक तरह से उसको खत्म किया गया, तो हमारा टैक्स बर्डन कम हुआ मैन्युफैक्चर के ऊपर, उनका जो बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का वो कंपनसेशन वो इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं ले पाते थे, तो वो डायरेक्ट क्या करते थे गुड्स के अंदर वैल्यू में जोड़ देते थे और गुड्स की वैल्यू में जोड़ देते थे तो गुड्स का प्राइस बढ़ जाता था। बट अब इससे क्या हुआ कि अब मैन्युफैक्चर हो सप्लायर कोई भी हो जहाँ पे भी सप्लाई होगा जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो अब जीएसटी का वो इनपुट टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, इस वजह से उनको टैक्स का बर्डन खत्म हो गया, तो इसीलिए हमारे इंडिया को भी और ज्यादा ग्रोथ मिल गया। ग्रेटर सेंटेनिटी ब्रिंग्स कॉमन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब एक तरह से क्या है कि इसमें कैलकुलेशन करने का एक कॉमन प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी के लिए अलग अलग प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, तो जब कॉमन प्रोसीजर है तो सर्टेनिटी भी बनी रहती है। आप जैसे कैलकुलेट करके बताएंगे अगर हम उस तरह भी कैलकुलेट करेंगे, यूनिफॉर्म नेचर का है कैलकुलेशन बेस्ड, तो हमारे अकॉर्डिंग भी सेम आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग भी सेम आना चाहिए। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि सर्टेनिटी हो गई चीजों की। और क्या है रिड्यूस एंड यूनिफॉर्म टैक्स रेटेस। अब देखिए रिड्यूस्ड एंड यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स मतलब क्या है। अब देखिए हमने बताया ना कि पहले क्या होता था इंडिया के अंदर हर स्टेट में वैट के रेट अलग अलग होते थे। हमारे यहाँ पे यूपी में कुछ और वैट है तो एमपी में कुछ और वैट है तो बिहार में कुछ और वैट है तो महाराष्ट्र में कुछ और वैट का रेट है, मतलब अलग अलग वैट के रेट होते थे। लेकिन जैसे जीएसटी आ गया ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने टैक्स मतलब जिस गुड्स पे इंडिया के अंदर 5% टैक्स लगेगा उसी गुड्स पे आपके मतलब ये एमपी के अंदर बिहार के महाराष्ट्र के अंदर दिल्ली के अंदर सब पे 5% टैक्स ले लगेगा, तो आपका एक तरह से क्या हो गया यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो गया, जिससे आप इजिली कैलकुलेशन करना भी आपके लिए आसान हो गया। एक तरह से जीएसटी के ही एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई दिया। हाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, सभी चीजें ऑनलाइन हो गई तो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था वो भी अब हर स्टेट में मिलने लगा। पहले जैसे मैन्युफैक्चरर को हमने बताया था ना कि वो जो एक्साइज ड्यूटी पे करते थे उसका उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था, अब क्या है अब उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसके आगे जितने भी आप मीडिएटर होंगे, मीडिएटर मतलब जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए या बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, सभी को इनपुट टैक्स की बेनिफिट मिलेगी। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। तो एक तरह से क्या हो गया कि आपके लिए यहाँ पे इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू ईच मिडिल मैन, वही चीज है ग्लोबल टैक्सेशन मैकेनिज्म। ग्लोबल टैक्सेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जीएसटी मतलब एक तरह से यूज किए जाते हैं। विथ यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, Indian GST system has taken a global format. Simply a certainty in tax rules have generated a hope to improve the investment in environment. अब यह हुआ कि जैसे ही जीएसटी में क्या हुआ तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे, हमारी कंट्री के अंदर डील भी करना स्टार्ट करेंगे, तो मतलब बहुत सारी एक तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी अच्छे से होंगी। फिर क्या है इरेक्टेटिंग ऑफ चेक पोस्ट। चेक पोस्ट यहाँ पे ये चीज आप पॉइंट देख लीजिए, अगर बुक है तो हम नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए, जिनके पास बुक नहीं उनके लिए लिख देते हैं, ठीक है 11th पॉइंट में लिख लीजिएगा इरेडिकेशन ऑफ चेक पोस्ट। चेक पोस्ट कहाँ होता है, जैसे जब हम लोग माल वगैरह लेके पहले जाते थे तो क्या होता था कि चेक पोस्ट पे रोक दिया जाता था कि कहाँ से माल लेके आ रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें, फिर उनको मतलब एक तरह से बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद उनके पास उनको करप्शन भी, मतलब अगर आपका गलती से कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता था, उसके लिए करप्शन मतलब उनको घूस देना पड़ता, ये सारी चीजें होती थी। अब क्या है कि चेक पोस्ट के मतलब चेक पोस्ट पे आसानी से फ्रीली आप क्या कर सकते हैं अपने गुड्स को मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं बाय द वे ऑफ ई वे बिल। आप लोगों ने नाम सुना होगा ई वे बिल, ये एक तरह से
बिल का मतलब बिल नहीं होता, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप, क्या होता है कि अगर 50,000 से ऊपर का अगर आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं तो आप ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, और इस ई वे बिल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। कोई चेक पोस्ट पे आपको रोकेगा नहीं, मतलब रोकेगा लेकिन अगर आप ई वे बिल दिखाएंगे, बाकी अदर डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ई वे बिल दिखा दिया तो आपका जो चेक पोस्ट पे रोकने का कोई मतलब नहीं है, फिर आपको फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हैं। अब नो जीएसटी ऑन, हाँ बताइए। सर जैसे ई पूछिए। वे बिल आपने कहा, तो मान लीजिए आज का मैंने ई वे बिल कट किया, तो आज ही क्या उसे हमें इम्पोर्ट करना होगा या एक्सपोर्ट करना होगा? अगर उसका डेट चेंज हो जाता है, मैंने आज का किया और कल हम उसको पार्सल करें, तो फिर वो एक्सेप्टेंस उसकी होगी या नहीं? हो जाएगा एक्सेप्टेंस, एक आध दिन का शायद हो जाता है, लेकिन सिर्फ अगर one आप day आज acceptance का मुझे इतना पता है। सेम डेट पे एक्सेप्ट होता है। हाँ, मुझे इतना पता है। अच्छा, अच्छा आपको इतना पता है, तब हमको भी इतना एक बार देखना पड़ेगा कि सेम डेट पे हाँ। एक्सेप्ट होता है कि नहीं। तो हाँ हम आपको फिर से देख के बता देते हैं कि ई वे बिल सेम डेट। वैसे आपका ई वे बिल जनरेट करने के लिए बार बार आप, ऐसा नहीं है कि एक गुड्स पे आप आज ई वे बिल जनरेट तो आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। तो अगर इस हाँ तरह की सर, प्रॉब्लम्स आती हैं एक बार हमें अगर मान लीजिए हम आज के लिए सप्लाई कर रहे हैं, तो हम आज ही की ई वे बिल कट किए, तो फिर उस सप्लाई को हम कल उस बिल पे नहीं कर सकते। हमें इतना पता है, ये आपसे पूछना था, क्लियर करना। अच्छा चलिए ठीक है तब। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा होता होगा, हम एक बार देख लेंगे, आपको कंफर्म कर देंगे। हाँ ऐसा होता है तो फिर आप क्या करिएगा, फिर नेक्स्ट अगर आपको सप्लाई करना है, अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ई वे बिल जनरली क्या होता है कि एक तरह से आपका एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप, हाँ बताइए क्या, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर मीनिंग ऑफ एरडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है फिनिश करना, डिस्ट्रॉय करना। मतलब यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया कि एडिक्शन ऑफ चेक पोस्ट, मतलब चेक पोस्ट वगैरह का यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम जो था वो फिनिश हो गया एक तरह से। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ चलिए, आज आपके लोग की क्लास, और भी कुछ पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। नो जीएसटी ऑन इसेंशियल एंड डेली यूज गुड्स। आपको पता है कि डेली यूज या इसेंशियल गुड्स होते हैं, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं है। हाँ, अब ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रांड अगर आप खरीदेंगे तो 5% उस पर लगता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर आप इसेंशियल गुड्स देखें तो उस पर आपके जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं किए जाते हैं। और कुछ अदर पॉइंट है, रिड्यूस नंबर ऑफ लो रेट्स एंड रिड्यूस कंप्लायंसेस कॉस्ट, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट होगी तो कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी मैम की क्लास का टाइम हो गया है। चलिए, एनी डाउट किसी को? नो सर। किसी को कोई? सर हाँ पूछिए। सर क्या हाँ बोलिए। पेट्रोलियम पे जीएसटी लगता है? पेट्रोलियम पे भी आपका यही चीज है, इसको भी जीएसटी के प्रीव्यू से अलग किया गया है, क्योंकि ये भी, इसमें भी वही जो हमने बताया था ना कि जैसे अल्कोहल को आपका रखा गया है कि अल्कोहल में प्रॉब्लम हो रही थी कि कहीं पे है कहीं पे, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट इस पे भी क्या करती है, पेट्रोलियम पे भी इस समय वैट ही कलेक्ट किया जा रहा है। पेट्रोलियम पे भी आपका क्या है कि हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग से पेट्रोल के रेट को डिसाइड कर रही है। ओके सर। हाँ, पेट्रोलियम और ये आपका लिक्विड प्रोडक्ट, ये दोनों का क्या है, वही सेम सिचुएशन है इस समय। एनी डाउट किसी को, और कोई डाउट? हाँ नो सर। चलिए, अभी मैं नाइट में क्लास चाहिए आप लोगों की, प्लीज आप ज्वाइन करिए। नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।